Hello, students. I hope you all are doing well. I am Professor Arya Wagmare, lecturer in the Department of Computer Engineering at NIT Polytechnic, Nagpur. In this video, we will discuss important MCQ of chapter number 5, Digital Forensics and Ethical Hacking, which is CO5. Identify the appropriate model of digital forensic investigation for given situation, which contain 16 marks for MSBT examination from the subject Emerging Trends in Computer Engineering and Information Technology. Now going towards the next slide. This is the vision and mission of our institute. Okay, in this video, I'll explain each question with the correct answer and a short explanation so that you can easily understand the topic and prepare for your examination. So let's start with the question number 1 of unit number 5. Question number 1 is digital forensic involve which investigative activity? Option number A, network security. Option number B, investigation of digital evidence. Option number C, ethical hacking. Or option number D, data encryption. So the question is asking about कि digital forensic ये किस investigation activity में involve होता है. Now, let me explain you what is digital forensic. Digital forensic का main purpose होता है digital evidence investigate करना. एग्जाम्पल के लिए अगर साइबर क्राइम, हैकिंग, फ्रॉड या डेटा थेफ्ट होता है तो इन्वेस्टिगेटर कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर और स्टोरेज डिवाइस से एविडेंस कलेक्ट करता है. आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेटर है. ये जो क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर लैपटॉप में अपने एविडेंस को सर्च कर रहा है. सो उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस. सो डिजिटल फॉरेंसिक में क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस. ऑप्शन नंबर बी. Now, question number 2. Protection against alteration of digital evidence is ensured by which purpose? Option number A, confidentiality. Option number B, integrity. Option number C, availability. और option number D, authentication. अब जो भी हम डेटा डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? सो कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? लेट मी टेल यू. डिजिटल एविडेंस में एविडेंस चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर एविडेंस मॉडिफाई हो गया तो कोर्ट में उसे वैलिडेट नहीं माना जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो सकती है. इसीलिए इंटेग्रिटी प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि डिजिटल एविडेंस का ओरिजिनल और अनचेंज होना कितना इंपॉर्टेंट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंटेग्रिटी. Moving toward the question number 3. Question number 3 is collection of digital evidence occurs during which investigation phase? A. Analysis. B. Collection. C. Reporting. D. Presentation. अब डिजिटल फोरेंसिक के कुछ स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं. कोई भी अगर डिजिटल क्राइम हो गया तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं. एज वी कैन सी इन द इमेज, first is identification, second one is collection, third is presentation, fourth again analysis and examination, analysis and then presentation. So जो हम डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो किस फेज के अंदर आएगा? ऑब्वियसली आएगा कलेक्शन फेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कलेक्शन. नाउ गोइंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4. डिजिटल फोरेंसिक्स primarily focus on which type of cases? अब डिजिटल फोरेंसिक ये किस टाइप के केस पे प्रीमियरली फोकस होता है? एज वी ऑल नो, डिजिटल फोरेंसिक किसके ऊपर डील करता है? साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन पे. साइबर क्राइम्स जैसे हैकिंग, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर अटैक, डेटा ब्रीचेस, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है डिजिटल फोरेंसिक के अंदर. डिजिटल फोरेंसिक मेनली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ digital crimes. Now question number 5. The digital forensic process begins with which activity? अब digital forensic की पहली step क्या है?
प्रिजर्वेशन है, या एविडेंस आइडेंटिफिकेशन है, या रिपोर्टिंग है, या एनालिसिस है? ये हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है, फिर भी लेट अस रिवाइज अगेन। इमेज में देखिए, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है कलेक्शन, देन है प्रिजर्वेशन, देन है एनालिसिस एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग. सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस आइडेंटिफिकेशन. Now question number 6. The DFRWS framework is associated with which field? अब DFRWS ये framework किस फील्ड से एसोसिएटेड करता है? अब DFRWS का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल फॉरेंसिक्स रिसर्च फ्रेमवर्क. अब ये क्या करता है? ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन फेजेस है. इसमें कुछ फेजेस है जिसमें होते हैं आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन. और ये सब चीजें आती है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप होता है एविडेंस को आइडेंटिफाई करना, देन होता है प्रिजर्व करना, देन होता है कलेक्ट करना, उसे एग्जामिन करना, एनालिस करना, और लास्ट प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी इन द कोर्ट. Next question, question number 7. The abbreviation IDIP expands to which term? So indirectly हमें IDIP का full form पूछा गया है. As we all know, what is the full form of IDIP? IDIP means Integrated Digital Investigation Process. So the correct option is option number A, Integrated Digital Investigation Process. आईडीआईपी में ये मॉडल फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इंटीग्रेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The IDIP framework support which investigation process? A. File comparison. B. Integrated digital investigation process. C. Network monitoring. और D. Cloud storage. अब IDIP framework किसे सपोर्ट करेगा? Obviously करेगा integrated digital investigation process, as we have already seen in question number 7. Now question number 8. The EEDIP model emphasize which investigation process? End-to-end digital investigation, or file storage, or printing logs, और cloud backup? अब EEDIP का फुल फॉर्म होता है एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन. अब एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का फोकस होता है कंप्लीट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन लाइफ साइकिल पर. मतलब इन्वेस्टिगेशन एविडेंस डिस्कवरी से लेकर फाइनल रिपोर्टिंग तक सिस्टमैटिकली होता है, इसीलिए इसे एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द UMDFPM framework applies UML for which purpose? अब UMDFPM ये मॉडल, ये फ्रेमवर्क UML का यूज क्यों करता है? क्यों करता है? ऑप्शन नंबर ए, UML फॉर मॉडलिंग डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस, बी मैनुअल एडिट, सी ब्लॉकचेन, और डी क्लाउड कंप्यूटिंग. अब UMDFPM मॉडल में UML डायग्राम्स यूज किए जाते हैं ताकि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को विजुअलाइज और मॉडल किया जा सके, और यूएमएल डायग्राम उसे उस स्टेप्स को क्लियर करते हैं और सिस्टमैटिक बनाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूएमएल फॉर मॉडलिंग डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. एक्शन वायोलेशन फॉरेंसिक रूल इंक्लूड विच प्रैक्टिस? अब कोई भी अगर हम डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसका हमें इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को चेंज या मॉडिफाई करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है. अगर इन्वेस्टिगेटर एविडेंस को टैंपर करता है तो कोर्ट में एविडेंस रिजेक्ट हो सकते हैं. इसीलिए टैंपरिंग विद एविडेंस फॉरेंसिक रूल का वायोलेशन है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टैंपरिंग विद एविडेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Ethical hacking refers to which type of system activity? A. Illegal system access. B. Authorized security testing. C. Data theft. Or D. Virus creation.
नाउ व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग क्या होता है? एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि सिस्टम की सिक्योरिटी की लीगली टेस्ट करना। जो भी हमारा सिस्टम का सिक्योरिटी है उसको हम लीगली टेस्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हैकर को परमिशन देते हैं कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके बिफोर रियल अटैकर कैन अटैक ऑन दिट, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी दी जाती है कि वो हमारे सिस्टम को चेक करे और जो भी वल्नरेबिलिटीज है और जो भी फ्लॉज हमें मिलते हैं वो उसे आइडेंटिफाई कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, permission based vulnerability testing is carried out by which hacker activity? A black hat, B white hat, C grey hat और D script kidding। अब ऑलरेडी हमने देखा है कि एथिकल हैकिंग में क्या होता है, ऑथोराइज्ड हैकिंग की जाती है, मतलब परमिशन दी जाती है। परमिशन कौन देता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे परमिशन देता है कि वो पर्टिकुलर नेटवर्क को हैक करके उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सके। जो कौन करता है? व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर को हम एथिकल हैकर भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाइट हैट। Now question number 14. Network hacking is demonstrated through which example? अब network hacking किस एग्जाम्पल के साथ हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? ए ओएस डाउनग्रेड अटैक, बी firmware अटैक, सी एआई पावर्ड फिशिंग स्कैम और डी एप्लीकेशन हैकिंग। अब नेटवर्क हैकिंग में अटैकर नेटवर्क के कम्युनिकेशन नेटवर्क का मिसयूज करता है, जैसे कि एआई पावर्ड फिशिंग ईमेल्स भेजता है, फेक लॉगिंग पेजेस बनाता है, क्रेडेंशियल स्टील्स करता है। ये अटैक यूजर्स को फ्रॉड्यूलेंट मैसेज भेजकर उनकी इंफॉर्मेशन स्टील करता है, एज वी कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, जहाँ क्या होते हैं ऐसे मेल्स बनाए जाते हैं। यह यहाँ पे एआई का यूज किया जाता है, जैसे चैट जीपीटी का यूज किया जाता है। क्यों? फेक ईमेल्स बनाने के लिए, जिससे यूजर को लगता है कि ये लेजिटिमेट है, जिससे वो अपने जो भी क्रेडेंशियल्स है वो शेयर कर सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एआई पावर्ड फिशिंग स्कैम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एआई पावर्ड फिशिंग scam. Now question number 15. The DFRWS model support which type of investigation? A. Cloud computing, B. Digital forensic investigation, C. File storage और D. Network setup। अब DFRWS मॉडल किस टाइप के इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करता है? See here in the explanation, the DFRWS model support digital forensic investigation through structured evidence analysis phase। जैसे कि हमने पहले भी DFRWS के बारे में पढ़ा है, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है हमें प्रॉपर स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है प्रिजर्वेशन, देन होता है कलेक्शन, देन एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। तो ये क्या देता है हमें? डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द टर्म ADFM refers to which forensic model? सो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। सो हमने क्या पढ़ा था ADFM का फुल फॉर्म? तो उसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल फोरेंसिक मॉडल। रिपीट विथ मी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADFM? Abstract Digital Forensic Model. So the correct option is option number A, Abstract Digital Forensic मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल फोरेंसिक मॉडल, ये मॉडल डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के कंसेप्चुअल स्टेप्स को डिफाइन करता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस सिस्टमैटिकली फॉलो किया जा सकता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 17। प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग इंश्योर विच आउटकम? अब जो भी हम लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये किसके अंदर आता है? ऑप्शन नंबर ए, इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस, बी फास्टर कंप्यूटेशन, सी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी डेटा एक्विजिशन। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्लियरली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। लाइक ऑप्शन नंबर डी, ना हम अगर हम लोग कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डिलीट तो नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क का तो इसमें काम ही नहीं है क्योंकि डेटा तो हम लोग अपने ड्राइव में सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है फास्टर कंप्यूटेशन, अब कंप्यूटेशन का इसमें काम ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस।
कोई भी अगर हम डिजिटल एविडेंस करेक्ट करते हैं तो उसकी इंटेग्रिटी हमें मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर एविडेंस सेफ और अनचेंज रहे तो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन होती है और कोर्ट उसे वैलिड प्रूफ मानता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. नेटवर्क हैकिंग एक्टिविटीज इंक्लूड विच अटैक टाइप? अब नेटवर्क हैकिंग एक्टिविटी ये किस अटैक टाइप में आएगा? फाइल प्रिंटिंग में आएगा, मैनुअल टाइपिंग में आएगा, क्लाउड बैकअप में आएगा या एआई पावर्ड फिशिंग में आएगा? अब जहां नेटवर्क की बात की गई तो उसमें आता है एआई पावर्ड फिशिंग. बाय एआई पावर्ड फिशिंग एक एडवांस साइबर अटैक टेक्निक है. इसमें अटैकर एआई टूल यूज करके पर्सनलाइज्ड फेक इमेज जनरेट करता है जिससे यूजर इजीली डिसीव हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एआई पावर्ड फिशिंग अटैक. Now, question number 19. Ransomware 2.0 is belongs to which category? अब ransomware ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? ऑप्शन नंबर ए firmware, बी malware, सी एंटीवायरस या डी इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. सो आप इमेज में देखिए. अब मेलवेयर के कुछ टाइप्स है. मेलवेयर के बहुत सारे टाइप है जैसे कि वायरसेस, वर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, फायरलेस मेलवेयर, रूट किट, बॉटनेट. सो रैंसमवेयर किसके अंदर आ रहा है? रैंसमवेयर आ रहा है मेलवेयर के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर. रैंसमवेयर 2.0 ये टाइप है किसका? मेलवेयर का. राइट. रैंसमवेयर 2.0 अटैकर में डेटा इंक्रिप्ट करते हैं और एक डेटा लीक करने के थ्रेट देते हैं. इस टेक्निक को डबल एक्सट्रॉक्शन अटैक भी कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. जीरो डे एक्सप्लॉइट फोकस विच टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी? ए नोन वल्नरेबिलिटी, बी नोन वल्नरेबिलिटीज, सी पैच सिस्टम और डी हार्डवेयर फेलियर. अब जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर फ्लॉ जो डेवलपर्स को पता नहीं होता. अटैकर्स जब उस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट करते हैं बिफोर पैच रिलीज उसे जीरो डे एक्सप्लॉइट अटैक कहते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो भी फ्लॉस हुआ वो क्या था? अननोन था. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अननोन वल्नरेबिलिटीज. एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, जीरो डे वल्नरेबिलिटी अटैक कैसे होता है? जो भी हमारा फ्लॉज होते हैं उसमें वो अटैक करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? अब ये क्वेश्चन हमें डेली लाइफ में भी पता रहना चाहिए कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है. अब ऐसा कौन सा एक्ट है? ये है डीपीडीपी एक्ट 2023. डीपीडीपी एक्ट 2023 इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस किया गया. इसका पर्पस है पर्सनल डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा हैंडलिंग रूल्स को फॉलो करना. सो द करेक्ट आंसर इज डीपीडीपी एक्ट 2023 जो क्या करता है? हमें पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन का एक्ट प्रोवाइड करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Investigation discipline focused on analyzing digital evidence. A. Cloud computing. B. Digital forensics. C. Data mining. Or D. Blockchain. So the question is asking about ऐसा क्या है जो डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने में हमें हेल्प करता है. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि डिजिटल फोरेंसिक हमें डिजिटल एविडेंस के साथ डील करने में हेल्प करता है. डिजिटल फॉरेंसिक एक इन्वेस्टिगेशन डिसिप्लिन है जो डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट और एनालाइज करता है जैसे कि कंप्यूटर लॉग, ईमेल, हार्ड डिस्क और नेटवर्क के रिकॉर्ड को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल फॉरेंसिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम अल्टरेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. अब जो भी हमारा एविडेंस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अल्टरेशन से रोकने के लिए क्या हेल्पफुल है? A. Data deletion. B. Evidence preservation. C. Network routing या D. Compression. अब एविडेंस प्रिवेंशन, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा एविडेंस प्रिजर्वेशन. क्यों होगा? एविडेंस प्रिजर्वेशन का पर्पस होता है डिजिटल एविडेंस को सेफ और अनचेंज रखना. इससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेटा लॉस या मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. अनऑथोराइज्ड मैलिशियस अटैक टारगेटिंग कंप्यूटर सिस्टम. अब अनऑथोराइज जहां पे भी आता है
सबसे पहले हमने देखा था ऑथोराइज जहाँ पे आता है वो क्या आता है, उसे हम बोलते हैं एथिकल हैकर और व्हाइट हैट हैकर। अब जिसमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस आता है उसमें आता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या करता है? ब्लैक हैट हैकर इलीगल हैकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। उनका गोल होता है डेटा थेफ्ट करना, सिस्टम को डैमेज करना और फाइनेंशियल लॉस करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लैक हैट हैकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मैलिशियस प्रोग्राम इनक्रिप्टिंग विक्टिम डेटा एंड डिमांडिंग पेमेंट। हमने पहले ही देखा था रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है? ये सबसे पहले क्या करता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक करता है जिसमें अटैकर विक्टिम के डेटा को इंक्रिप्ट करता है और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए रैंसम का डिमांड करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर्स को वो हैक करते हैं, जो भी हमारी पर्सनल फाइल्स है उसे लॉक कर देते हैं और उसे अनलॉक करने के लिए वो हमें रैंसम मांगते हैं। रैंसम मतलब पैसे मांगते हैं, एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ransomware. Now question number 26. Legal framework governing cybercrime and electronic record in India. A. Patent Act, B. Companies Act, C. IT Act 2000 और D. GST Act. अब साइबर क्राइम से जो हमारा डेटा है वो प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्ट वर्क करता है? कौन सा एक्ट वर्क करता है? इंडिया में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 वर्क करता है, विच इज आईटी एक्ट 2000 बनाया गया है। ये एक्ट डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम लॉ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है। द करेक्ट ऑप्शन इज आईटी एक्ट 2000। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एड्रेसिंग साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ए. स्टार्टअप इंडिया, बी. डिजिटल इंडिया, सी. CCPWC स्कीम और डी. उडाई UIDAI स्कीम। अब जो CCPWC स्कीम है ये फॉलो करता है, ये क्या करता है, जो भी वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट है साइबर क्राइम उसे प्रिवेंट करता है। CCPWC का फुल फॉर्म है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज CCPWC स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, cyber attack targeting firmware to gain persistence device control. A. firmware exploit, B. port scanning, C. phishing और D. DOS attack. अब साइबर अटैक जिसमें firmware में टारगेट किया जाता है कुछ गेन करने के लिए, वो किस में आता है? फिल्मफेयर एक्सप्लॉइट में अटैकर डिवाइस फिल्मफेयर को मॉडिफाई कर देता है, जैसे कि बायस और एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे अटैकर डिवाइस पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल गेन कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिल्मफेयर एक्सप्लॉइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, डिसेप्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक यूज टू स्टिल लॉगिन क्रेडेंशियल। ए. फायरवॉल बाईपास, बी. डिस्क क्लोनिंग, सी. फिशिंग अटैक या डी. कंप्रेशन अटैक। नाउ फिशिंग अटैक में अटैकर फेक मेल्स या वेबसाइट यूज करते हैं, जैसे कि यूजर का फेक ईमेल, बैंक का ईमेल भेजना जिससे लॉगिन क्रेडेंशियल स्टेल हो सके। तो क्वेश्चन में बोला है ऐसा क्या है जो डिसेप्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करता है, किस चीज के लिए? जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो चुराने के लिए। तो वो कौन करता है? वो करता है फिशिंग अटैक। Next question. Structured investigation framework proposed by Digital Forensic Research Workshop. अब ऐसा क्या है जो स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क में प्रपोज करता है? DFRW। अब क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है DFRW। सो द करेक्ट ऑप्शन इज DFRWS। DFRWS एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर देता है हमें, जो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्पफुल होता है। उसके फेजेस होते हैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। Now, question number 31. Primary source of digital investigation examined during investigation. A. Printed document, B. Storage device, C. Paper file or D. Analog device. अब डिजिटल एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए सबसे हम लोग जो भी डिजिटल एविडेंस एग्जामिन करते हैं वो हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोरेज मीडिया में।
वो स्टोरेज मीडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, एसएसडी में स्टोर कर सकते हैं, यूएसबी में स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। ये सब चीजें कहाँ स्टोर होती है? स्टोरेज डिवाइसेस। Now, question number 32. Digital forensics is essential in cybercrime cases for which purpose? अब डिजिटल फोरेंसिक किस चीज में हमें यूज की जाती है? A. To hack system. B. To legally collect digital evidence. C. To delete data. और D. To design software. अब डिजिटल फोरेंसिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू लीगली कलेक्ट द डिजिटल एविडेंस। डिजिटल फॉरेंसिक हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है जिससे हम एविडेंस को प्रॉपरली कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन से लेके प्रेजेंटेशन तक ये हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देता है। डिजिटल फॉरेंसिक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लीगल एविडेंस को कलेक्ट करना। ये एविडेंस कोर्ट में साइबर क्राइम प्रूफ करने के लिए यूज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टू लीगली कलेक्ट डिजिटल एविडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 33. Preservation of evidence integrity is necessary to ensure which requirement? A. To reduce the storage. B. To ensure evidence is accepted in the court. C. To speed hacking. डी टू कंप्रेस फाइल्स। अब कोई भी अगर हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं तो क्यों करते हैं? कि उसे एंड तक हम प्रेजेंट कर सके। एंड तक इन द सेंस हम उसमें कोर्ट में प्रेजेंट कर सके और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सके। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू इंश्योर द एविडेंस इज एक्सेप्टेड इन द कोर्ट। अगर डिजिटल एविडेंस अनचेंज्ड और ऑथेंटिक है तभी कोर्ट उसे वैलिड प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करता है। इसीलिए एविडेंस इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So the correct option is option number B, to ensure evidence is accepted in the court. Question number 34. IoT based attack mainly target which system? अब IoT बेस्ड अटैक अगर हो रहा है तो ये कहाँ पे होगा? इमेज में आप देखिए, ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क में जो भी चीजें कनेक्ट है ये क्या है? IoT। IoT से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, मतलब ऑटोमेटेड है। सो IoT अटैक टारगेट करते हैं जैसे कि स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट होम डिवाइस, IoT सेंसर, स्मार्ट एप्लीकेशन, ये सब इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टेड devices. Now question number 35. Operating systems hacking commonly involves which technique? A. Spreadsheet editing. B. Manual logging. C. Printing. और D. OS downgrade attack. OS डाउनग्रेड अटैक में अटैकर सिस्टम को ओल्डर इनसिक्योर वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। पुराने वर्जन में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है जिससे अटैकर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज OS डाउनग्रेड अटैक। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना चाहता है तो वो हमें उसे लगता है कि इसने पुराना वर्जन डाउनलोड कर देना चाहिए जिसमें कुछ तो फ्लॉज थे, इसलिए न्यू वर्जन हमने डाउनलोड किया था, तो वो उन्हें वो फ्लॉज पे वो वर्क करता है, उससे वो हैकिंग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36. जीरो डे एक्सप्लॉइट आर हाईली डेंजरस ड्यू टू विच रीजन? अब जीरो डे एक्सप्लॉइट ज्यादा डेंजरस क्यों है? ए ऑप्शन नंबर ए, दे आर ऑलरेडी फिक्स्ड। बी, दे एक्सप्लॉइट अननोन वल्नरेबिलिटीज। सी, दे इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। और डी, दे वर्क ऑफलाइन। अब जब हमने जीरो डे अटैक पढ़ा था तो हमने देखा था जीरो डे एक्सप्लॉइट डेंजरस होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर को वल्नरेबिलिटीज का पता नहीं होता, इसीलिए उसका सिक्योरिटी पैच भी अनअवेलेबल होता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा द एक्सप्लॉइट, दे एक्सप्लॉइट नोन वल्नरेबिलिटी। जीरो डे में जो हमें पता ही नहीं है वो हैकर फ्लॉ पता कर लेता है और उस पॉइंट पे वो अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Ransomware 2.0 increases damage by combining which activities? A. Slower attack. B. Data encryption only. C. Data theft and extortion. और D. Easy recovery. अब जहाँ रैंसमवेयर की बात हुई, मॉडर्न रैंसमवेयर अटैक डबल एक्सटॉर्शन टेक्निक यूज करता है। पहले ये देखता है वो डेटा, पहले क्या करता है? डेटा को इंक्रिप्ट करता है। सेकंड, डेटा लीक करने का थ्रेट देता है, इसीलिए विक्टिम उसे रैंसम पर पे करने के लिए तैयार हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेटा थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38. Introduction of the DPDP Act 2023 in India is served by which objective? हमने पहले ही देखा है कि DPDP एक्ट का पर्पस था सिटीजन के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एथिकल हैकिंग एक्टिविटीज एम टू अचीव विच रिजल्ट। अब एथिकल हैकिंग क्यों यूज किया गया? अब एथिकल हैकिंग का क्यों यूज किया जाता है? ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी के वीकनेसेस को। एथिकल हैकिंग का गोल होता है सिस्टम की सिक्योरिटी वीकनेस को पता करना, और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अटैक होने से पहले ही सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी सिक्योरिटी वीकनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, हैकर क्लासिफिकेशन कॉमनली इंक्लूड्स विच ग्रुप। अब हैकर क्लासिफिकेशन कौन कौन से है? जब हम, आप इमेज में देखिए टाइप्स ऑफ हैकर, कितने हैकर है? एक होता है व्हाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर को हम लोग एथिकल हैकर भी कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर को मैलिशियस हैकर कहते हैं, ये अनऑथोराइज्ड हैकिंग करता है, और ग्रे हैट हैकर होता है लीगल और इलीगल एक्टिविटीज के बीच में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे। Now question number 41. Digital forensic rule assists investigator by ensuring best practice. अब डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ये कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं? ए बाय हाइडिंग द डेटा, बी बाय इंश्योरिंग प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग, सी बाय ब्रेकिंग इंक्रिप्शन, और डी बाय इंक्रीजिंग अटैक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है डिजिटल फोरेंसिक रूल इन्वेस्टिगेशन किस प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। डिजिटल फोरेंसिक रूल इंश्योर करते हैं प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग को, एविडेंस के डॉक्यूमेंटेशन को और चेन ऑफ कस्टडी को, ताकि इन्वेस्टिगेशन लीगली वैलिड हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इन बाय इंश्योरिंग प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग, क्योंकि कोई भी अगर डिजिटल फॉरेंसिक की प्रैक्टिसेस हो रही है तो वो क्यों होती है कि जो भी हमारे एविडेंस है वो प्रॉपरली हैंडल हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, forensic investigation model are important due to which benefit? A, they confuse investigator, B, they provide a systematic investigation approach, C, they remove legal step, or D, they replace cyber law। अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मॉडल का क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मॉडल जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करता है। इससे इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन अप्रोच, क्योंकि फॉरेंसिक मॉडल क्या देता है हमें, अलग अलग फेजेस में जो स्टेप्स होती है वो देता है। जैसे कि हमने देखे हैं कि पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर कलेक्शन होगा एंड सो ऑन। ये सब क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के अप्रोच है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द एक्ट IT Act 2023 contain provision related to which area? IT Act 2023 में कौन सा प्रोविजन है? अब हमने पहले ही देखा है कि IT Act रिलेटेड था रेगुलेशंस और डेटा प्रोटेक्शन लॉ का मेन पर्पस है। क्या पर्पस था? यूजर की डेटा की प्राइवेसी को और साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना, जो फोकस करता था डेटा के प्रोटेक्शन को और प्राइवेसी मैनेजमेंट को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, the CCPWC scheme primarily focus on which objective? हमने पहले ही देखा है कि CCPWC क्या है। अगेन आई विल रिवाइज यू। CCPWC का फुल फॉर्म है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर एक्सप्लॉयटेशन और साइबर बुलिंग को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। So the correct answer is cybercrime prevention for women and children. Now question number 45. The organization permit ethical hacking mainly for which reason? तो हमने जैसे देखा था कि ethical hacking में organization परमिट करता है ethical hacking करने के लिए। तो उसके क्या रीजन है? To steal the data, or to test and improve the security and legally, or to spread the malware, or to bypass the law. अब ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हैकर को सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर करता है। इससे अटैकर को एक्सप्लॉइट करने से पहले सिक्योरिटी इंप्रूव की जा सकती है। तो हम लोग क्यों ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो एथिकल हैकर को क्यों परमिट करती है? टू टेस्ट एंड प्रूव द सिक्योरिटी लीगली।
So the correct answer is option number B. Question number 46. AI powered phishing scam become effective due to which capability? AI powered phishing scam इतना इफेक्टिवली क्यों वर्क करता है, क्यों करता है? ऑप्शन नंबर ए, दे आर मैनुअल, बी, दे अडॉप्ट एंड पर्सनलाइज अटैक, सी, दे टारगेट फ्यू यूजर, और दे आर इजी टू डिटेक्ट. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. एआई पावर्ड फिशिंग में अटैकर मशीन लर्निंग का यूज करके पर्सनलाइज ईमेल जनरेट करते हैं. एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फेक बैंक ईमेल या ओटीपी मैसेज जो बिल्कुल रियल लगता है. इससे क्या होता है, हम हमारे पे एआई फिशिंग स्कैम होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द एडॉप्ट एंड पर्सनलाइज अटैक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. Firmware level firmware level exploit directly impact which component? A, device firmware, B, cloud server, C, paper file, or D, user application. So let me explain you. फिर्मवेयर एक्सप्लॉइट में अटैकर डिवाइस फिर्मवेयर को टारगेट करता है, जैसे कि बायस, राउटर फिर्मवेयर, एम्बेडेड सिस्टम. इससे अटैकर डिवाइस पे परसिस्टेंट कंट्रोल गेन कर सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिवाइस फिर्मवेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. एप्लीकेशन लेवल हैकिंग इंक्लूड्स विच टेक्निक? जो एप्लीकेशन लेवल पे हैकिंग होती है, ये कौन से टेक्निक के अंदर आती है? ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल टाइपिंग, बी, फाइल कंप्रेशन, सी, WAF बाईपास टेक्निक, और सी, स्प्रेडशीट एडिटिंग. अब एप्लीकेशन लेवल की अगर बात की गई, तो एप्लीकेशन हैकिंग में अटैकर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को बाईपास करने की टेक्निक यूज करता है, जैसे कि WAF बाईपास. WAF बाईपास मतलब होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाईपास टेक्निक. सो एप्लीकेशन लेवल हैकिंग की बात की है तो क्या ऑप्शन आएगा? WAF. WAF का फुल फॉर्म क्या है? रिपीट विथ मी. वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाईपास. ये एक टेक्निक है जो एप्लीकेशन लेवल की हैकिंग परफॉर्म करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. अ जीरो डे एक्सप्लॉइट रिप्रेजेंट व्हिच कंडीशन? अब जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या करता है? ये करता है अननोन वल्नरेबिलिटीज. जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो जीरो डे अटैक में फाइंड आउट होता है. जैसे जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है सॉफ्टवेयर फ्लॉ जो डेवलपर को पता नहीं होता. अटैकर जब उस फ्लॉ का यूज करता है, पैच रिलीज होता है, तो उसे जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वल्नरेबिलिटी अननोन टू वेंडर. Now question number 50. The IT Act 2000 established which legal framework? अब IT Act 2000 क्या establish करता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, पेपर फिलिंग, बी, डेटा कंप्रेशन, सी, लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और सी, क्लाउड स्टोरेज. अब आईटी एक्ट 2000 इसमें क्या होता है, हमने पहले ही देखा है कि यह एक इंडिया में साइबर लॉ है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है, डिजिटल सिग्नेचर को अलाउ करता है, और साइबर क्राइम को रेगुलेट करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक records. Now going toward question number 51. 2008 amendment emphasized which concern? Option number A, manual bookkeeping, B, cybercrime prevention, C, file deletion, और D, cloud storage. अब IT Act 2008 क्या करता है? क्या करता है ये हमने ऑलरेडी देखा है कि IT Act 2008 अमेंडमेंट का पर्पस था कि साइबर क्राइम का प्रिवेंशन करना, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी फ्लॉज और हायर पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम. तो करेक्ट ऑप्शन हुआ साइबर क्राइम प्रिवेंशन. 52 question. The DFRWS model support investigation by providing which structure? अब DRWS कौन सा प्रोसीजर को, कौन सी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए, बाय स्किपिंग स्टेप्स, ऑप्शन नंबर बी, बाय डिफाइनिंग स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन फेजेस, सी, बाय हैकिंग सस्पेक्ट, और डी, बाय डिलीटिंग. अब DFRWS मॉडल इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करता है. एग्जाम्पल फेजेस जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन फेजेस है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बाय डिफाइनिंग स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन फेजेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 53. द IDIP फ्रेमवर्क इज यूजफुल ड्यू टू विच इंटीग्रेशन कैपेसिटी? अब IDIP फ्रेमवर्क ये यूजफुल क्यों है? क्यों है?
Option number A, it ignore evidence. Option number B, it integrate physical and digital evidence. Or option number C, it focus only on network. Or option number D, it avoid documentation. अब IDIP मॉडल फिजिकल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इंटीग्रेट करता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम केसेस यूज में इसका बहुत बड़ा यूज केस है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट इंटीग्रेट फिजिकल एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन. Now question number 54, most interested question. Documented tracking of evidence handling during investigation. अब ऐसा क्या है, कौन सा प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेड ट्रैकिंग करता है एविडेंस का. डॉक्यूमेंटेड ट्रैकिंग मतलब ये है चेन ऑफ कस्टडी. आप इमेज देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है एविडेंस हैंडलिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना. इस रिकॉर्ड में होता है एविडेंस किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, किसने एनालाइज किया, सब कुछ डेटेड होता है. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कब क्या, फ्रॉम टू, उसका डेट, इवन सिग्नेचर के साथ ये चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन किया जाती है. और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने से जो भी हमारे डिजिटल एविडेंस है उसे वैलिड माना जाता है. Next question. Question number 54. Bit by bit duplication of storage media during forensic acquisition. Option number A, disk imaging, B, file copying, C, compression और D, encryption. जो bit to bit हम duplication करते हैं कोई भी storage media का, वो किस में आता है, वो आता है disk imaging में. अब डिस्क इमेजिंग का मतलब होता है हार्ड डिस्क का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना. ये कॉपी बीट बाय बीट होती है जिससे ओरिजिनल एविडेंस मॉडिफाई नहीं होता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्क इमेजिंग. क्वेश्चन नंबर 56. ऑथोराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी. अब ऑथोराइज सिक्योरिटी की बात की है, जिसमें भी ऑथोराइजेशन आता है, जिसमें परमिशन मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकिंग. एज वी ऑल नो, एथिकल हैकर को हम व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं, जिसे ऑथोराइज्ड हैकर माना जाता है, जिसे जो ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के साथ हैकिंग करता है टू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज एंड टू मेड इट करेक्ट. Question number 57. Security weakness commonly observed in connective device. Option number A, IoT vulnerabilities, B, network buffering, C, printer error और D, file indexing. क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्योरिटी वीकनेस किस में मिलती है, किस कनेक्टेड डिवाइस में मिलती है. ऑब्वियसली कनेक्टेड बोला गया है. अब कनेक्शन किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए, आईओटी वल्नरेबिलिटी, क्योंकि आईओटी से ही हमारे जो भी डिवाइसेस है वो कनेक्ट होते हैं. आईओटी डिवाइस में मेन सिक्योरिटी वीकनेस होते हैं जैसे कि वीक पासवर्ड, आउटडेटेड फर्मवेयर, पुअर ऑथेंटिकेशन. इसीलिए आईओटी वल्नरेबिलिटी साइबर अटैक का कॉमन टारगेट बन सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी अननोन टू डेवलपर बिफोर पैच रिलीज. अगेन ये आया है जीरो डे वल्नरेबिलिटी. क्यों, क्योंकि इसमें लिखा गया है अननोन वल्नरेबिलिटी. अननोन वल्नरेबिलिटी जो होता है, अननोन वल्नरेबिलिटी किस में होता है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी में. जीरो डे वल्नरेबिलिटी एक सॉफ्टवेयर फ्लॉ होता है जो डेवलपर को पता नहीं होता, इसीलिए सिक्योरिटी पैच अवेलेबल नहीं होता और अटैकर इसका एडवांटेज लेते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो डे वल्नरेबिलिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. Formal documentation of investigation result for legal proceeding. Option number A, network log, B, forensic reporting, C, data compression और D, file indexing. अब जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो भी हम लीगल प्रोसीजर करते हैं, जो भी हम एविडेंस की हैंडलिंग करते हैं, उसका जो रिपोर्टिंग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग फॉरेंसिक रिपोर्टिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉरेंसिक रिपोर्टिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. मॉडर्न रैंसमवेयर अटैक इन्वॉल्विंग इंक्रिप्शन एंड डेटा थेफ्ट. ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है. मॉडर्न रैंसमवेयर अटैक में होता है जब डेटा इंक्रिप्ट करता है, डेटा लीक करने की थ्रेट देता है. इस टेक्निक को हम लोग बोलते थे डबल एक्सटॉर्शन रैंसमवेयर. सो करेक्ट ऑप्शन इज डबल एक्सटॉर्शन रैंसमवेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 61. सिक्योरिटी mechanism requiring multi factors, multi verification factor. तो जो हम लोग मल्टीपल सिक्योरिटी लगाते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिससे क्या होता है हमारे जो भी डेटा है वो दो दो बार वेरीफाई, 2 से 3 बार वेरीफाई
किया जाता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में दो या दो से ज्यादा वेरिफिकेशन मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि पासवर्ड, ओटीपी, फिंगरप्रिंट। इससे सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Now question number 62. Investigation models offer structured procedure for analysis. A. Random investigation. B. Structured investigation. C. Manual hacking. Or D. Unverified testing. अब इन्वेस्टिगेशन मॉडल जो स्ट्रक्चर प्रोसीजर फॉलो करता है, अब स्ट्रक्चर प्रोसीजर अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन्वेस्टिगेटर को सिस्टमैटिक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इससे इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज और एक्यूरेट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एविडेंस कलेक्शन। अब जो भी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, बी नेटवर्क राउटिंग, सी फाइल डिलीशन या डी कंप्रेशन। अब कंप्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि डेटा हम कंप्रेस करके नहीं रखते हैं, ना फाइल को डिलीट कर देंगे, ना इसमें नेटवर्क का काम है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन। एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन में इन्वेस्टिगेटर एविडेंस कलेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि एविडेंस का सोर्स, टाइम्स ऑफ कलेक्शन, इन्वेस्टिगेटर की डिटेल्स, ये सब चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। पर्सनलाइज फ्रॉड्यूलेंट ईमेल जनरेटेड यूजिंग एआई। अगेन ये क्वेश्चन आया जिसमें फ्रॉड्यूलेंट ईमेल जनरेट हो रहे हैं, जहां पे भी फ्रॉड ईमेल एआई के थ्रू जनरेट करते हैं, ये आता है एआई फिशिंग अटैक। सो द करेक्ट आंसर इज एआई फिशिंग अटैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। कॉपिंग अ हार्ड डिस्क विदाउट अल्टरिंग ओरिजिनल डेटा रिक्वायर्स विच टेक्निक। तो जब हम हार्ड डिस्क को कॉपी करते हैं ओरिजिनल से, जो इमेजिंग करेंगे वो किस में आएगा? अब डिस्क इमेजिंग मतलब क्या होता है? इसका तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्क इमेजिंग। बट व्हाट इज डिस्क इमेजिंग? डिस्क इमेजिंग टेक्निक हार्ड डिस्क का एक्सट्रैक्ट फोरेंसिक कॉपी क्रिएट करता है। हार्ड डिस्क का एग्जैक्ट फोरेंसिक कॉपी क्रिएट करता है। ओरिजिनल एविडेंस अनचेंज रहता है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब भी हम हार्ड डिस्क को कॉपी करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डिस्क इमेजिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। Authorized security testing of system is classified under which type of hacking? Again, authorized security आया। अब authorized security आते ही हमारे दिमाग में क्या आया? White hat hacking। या तो क्या आ सकता है? एथिकल हैकिंग, एज वी कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। ब्लैक हैट हैकर को हम क्रिमिनल हैकर कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर को ऑथोराइज्ड हैकर कहते हैं, ग्रे हैट को जस्ट फॉर फन हैकर कहते हैं, एंड सो ऑन। सो व्हाइट हैट हैकिंग लीगल और ऑथोराइज्ड हैकिंग होती है। इसका गोल होता है सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हैंडलिंग इज नोन एज विच प्रोसेस? अगेन हमने पहले ही देखा है कि जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसका जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो किसमें होता है? वो होता है चेन ऑफ कस्टडी में। बिकॉज चेन ऑफ कस्टडी इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द ऑल डॉक्यूमेंटेशन विद द साइन एंड डेट, जो पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। सो द आंसर इज chain of custody. Now question number 68. Realistic AI generated credential kept email represent which attack? अब अगेन ईमेल की बात हो रही है एंड AI जनरेटेड हो रहा है, मतलब क्या है? AI पावर्ड फिशिंग स्कैम, जिसमें AI जनरेटेड मेल्स भेजे जाते हैं और फ्रॉड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। डिजिटल फोरेंसिक इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ विच एलिमेंट? अब डिजिटल फोरेंसिक में क्या प्रिजर्व किया जाता है? क्या क्लाउड स्टोरेज प्रिजर्व किया जाता है, या चेन ऑफ कस्टडी, या डेटा कंप्रेशन, या मैन्युअल लॉग? सो जो भी डिजिटल फोरेंसिक में प्रिजर्व किया जाता है, जो भी डेटा हम प्रिजर्व करते हैं वो किस में प्रिजर्व करते हैं? चेन ऑफ कस्टडी में। क्यों? क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक मेंटेन करता है चेन ऑफ कस्टडी, जिससे जो भी एविडेंस है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70। द फाइनल स्टेज ऑफ डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हिच एक्टिविटी? फाइनल प्रोसेस क्या होता है हमारा? सबसे पहले तो हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर कलेक्शन होता है, एग्जामिनेशन होता है, एनालिसिस होता है। तो लास्ट स्टेप क्या होता है?
लास्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, मतलब फाइनली क्या उसका निष्कर्ष निकला ये हमें लास्ट स्टेप में बताना होता है। तो रिपोर्टिंग एंड documentation is the last step of digital forensic process. Now moving toward question number 71, which is exploitation of an unknown vulnerability before patching represent which attack. Again आया unknown vulnerability. unknown vulnerability आते ही हमें आंसर पता चल गया, क्या है हमारा आंसर? Zero day exploit. Now why zero day exploit? बिकॉज उसमें अननोन वल्नरेबिलिटीज होती है जो हमें पता नहीं होता, फ्लॉज हमें पता नहीं होते, इसीलिए जो है हैकिंग की जाती है। जीरो डे एक्सप्लॉइट तब होता है जब अटैकर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी का यूज करता है जब तक डेवलपर ने पैच रिलीज नहीं किया होता। इस वल्नरेबिलिटी को वेंडर को भी पता होता है, इसीलिए इसे जीरो डे अटैक कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर विच मॉडल? अब जिसमें फिजिकल और डिजिटल क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है ये कौन सा मॉडल है? ये हमने पहले भी देखा है, ये मॉडल है आईडीआईपी। आईडीआईपी मतलब इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। वर्ड में ही लिखा है कि ये कुछ तो इंटीग्रेट कर रहा है। क्या इंटीग्रेट कर रहा है ये मॉडल? फिजिकल क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन को कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम केसेस में आईडीआईबी का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, misuse of personal data of Indian citizen in 2024 falls under which law? हमारा पर्सनल डेटा यूज नहीं होना चाहिए ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हमें बताता है? हमने पहले ही देखा है, कौन सा अमेंडमेंट बताता है? करेक्ट, डीपीडीपी एक्ट 2023। डीपीडीपी एक्ट का फुल फॉर्म था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये लॉ इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, डेटा मिसयूज प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनहांस विच सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स? अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस एस्पेक्ट पे वर्क करता है? फॉर सिक्योरिटी। जो हम लोग इंस्टाग्राम पे पासवर्ड्स लगाते हैं, व्हाट्सएप पे जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, फेस पासवर्ड लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, पासवर्ड्स लगाते हैं, ये सब चीजों से क्या मिलता है हमें? सिक्योरिटी। जो भी हमारा डेटा है वो क्या रहता है, उसमें सिक्योर रहता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, इससे कोई भी हमें उसे अनऑथोराइज एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रैक्टिस प्रिवेंट विच थ्रेट? अगर हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लिया तो हमारा क्या फायदा होगा? अनऑथोराइज एक्सेस होगा क्या? हाँ, अनऑथोराइज एक्सेस से ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से हम किस चीज से बच सकते हैं? किस चीज से बच सकते हैं? अनऑथोराइज एक्सेस से। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रैक्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, रेगुलर पासवर्ड चेंज करते रहना या पासवर्ड मैनेजर, ये सब अनऑथोराइज सिस्टम एक्सेस से प्रिवेंट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, एआई पावर्ड फिशिंग रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ साइबर अटैक? एआई पावर्ड जो फिशिंग हमने देखा, ईमेल्स भेजे जाते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? एआई पावर्ड फिशिंग में अटैकर एआई टूल का यूज करके रियलिस्टिक फेक ईमेल क्रिएट करते हैं। ये ईमेल बिल्कुल बैंक या कंपनी के ईमेल जैसे लगते हैं, जिससे यूजर इजीली डिसीव करते हैं, और इससे हम लोग बोलते हैं साइबर अटैक यूजिंग एआई। क्योंकि ये हमारे इंटरनेट थ्रू करते हैं, इसलिए साइबर अटैक है। किसके हेल्प से करते हैं? एआई के। सो इट इज कम्स अंडर साइबर अटैक यूजिंग एआई। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, इवेजन एआई अटैक आर डिजाइन टू अचीव गोल? इवेजन अटैक किस गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है? नाउ व्हाट इज इवेजन अटैक? ओके, लेट मी टेल यू। इवेजन अटैक का गोल होता है एआई बेस्ड सिक्योरिटी डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास करना। क्या होता है इवेजन अटैक का मतलब? इसका गोल होता है एआई बेस्ड सिक्योरिटी डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास करना। अटैकर मैलिशियस डेटा को इस तरह से मॉडिफाई करता है कि एआई सिस्टम उसे डिटेक्ट ही ना कर सके। So the correct option is option number A, bypass security system. Okay. Now question number 78.
AI पॉइजनिंग अटैक प्रीमियरली टारगेट विच डेटा? AI पॉइजनिंग अटैक में क्या सबसे पहले टारगेट किया जाता है? नहीं पता? ओके, लेट मी टेल यू, ये होता है ट्रेनिंग डेटा पे। अब ट्रेनिंग डेटा पे कैसे होता है? एआई पॉइजनिंग अटैक में अटैकर मशीन लर्निंग मॉडल के ट्रेनिंग डेटा को मैनिपुलेट करता है। क्या करता है? ट्रेनिंग डेटा को मैनिपुलेट करता है। इससे मॉडल रॉन्ग प्रेडिक्शन या इनकरेक्ट रिजल्ट जनरेट करता है। जैसे कि कोई भी हम अगर मॉडल जनरेट कर रहे हैं, सपोज हमने एक मॉडल बनाया, ये डिटेक्ट करेगा मेल या फीमेल। अगर उसमें हम, जब हम वो मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हम क्या देंगे? मल्टीपल इमेजेस देंगे, लेबल कि ये जो भी इमेजेस है ये मेल की है, ये अदर जो भी इमेजेस है ये क्या है? फीमेल की है। बट अगर हमने उसमें डॉग और कैट की इमेज डाल दी तो क्या होगा? जो मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही कंफ्यूजन करने का काम करता है एआई पॉइजनिंग अटैक। ये वर्क ये देता है ट्रेनिंग डेटा पे अटैक करता है, जिससे जो हमारा एग्जैक्ट रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ पाता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेनिंग डेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, क्रिएशन ऑफ फोरेंसिक डुप्लीकेट ऑफ सस्पेक्ट हार्ड डिस्क। जो भी हम लोग जो भी हमारा डेटा है उसको जो डुप्लीकेट बनाते हैं वो किसके अंडर आता है? वो डिस्क इमेजिंग में आएगा, फाइल डिलीशन में आएगा, नेटवर्क राउटिंग में आएगा कि क्लाउड स्टोरेज में आएगा? अब ये डुप्लीकेट बनाना है किसका? हार्ड डिस्क का। तो डिस्क वर्ड तो आना ही चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्क इमेजिंग। ये तो हुआ हमारा थिंकिंग का। बट क्यों डिस्क इमेजिंग होगा? डिस्क इमेजिंग में हार्ड डिस्क की एग्जैक्ट बीट बाय बीट कॉपी क्रिएट की जाती है। इससे इन्वेस्टिगेटर ओरिजिनल एविडेंस को मॉडिफाई किए बिना एनालाइज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ डिस्क इमेजिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ऑथोराइज पेनिट्रेशन टेस्टिंग इवैल्यूएटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। अब हमने पढ़ा है कि ऑथोराइज्ड अगर बोल रहा है तो क्या आएगा? करेक्ट, व्हाइट हैट टेस्टिंग। क्यों आएगा? व्हाइट हैट हैकर ऑथोराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसका गोल होता है सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करना और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज व्हाइट हैट टेस्टिंग या व्हाइट हैट हैकिंग। Now question number 81, fraudulent banking email campaign generated using AI। अब fraudulent जो भी email बनते हैं AI generated, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Correct, AI phishing scam. So the answer is AI phishing scam. Now question number 82, attack exploiting vulnerability before vendor security पैच। अगेन ये आया, वल्नरेबिलिटीज जो वेंडर को पता चलने से पहले ही जो अटैक होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। एक क्रिटिकल साइबर अटैक होता है जो अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेता है। इस टाइम पर डेवलपर ने भी सिक्योरिटी पैच रिलीज नहीं किया होता। Now question number 83, integration of digital and physical crimes in investigation। ऑप्शन IDIP मॉडल, बी TCP/IP मॉडल, सी OSI मॉडल और डी क्लाउड मॉडल। अब IDIP मॉडल इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें पता है IDIP क्या करता है। ये मॉडल को डिजिटल और फिजिकल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को कंबाइन करता है। वी हैव सीन इन 3 to 4 क्वेश्चंस दैट व्हाट इज IDIP मॉडल डू। IDIP मॉडल इंटीग्रेट digital and physical crime investigation process. Now question number 84, unauthorized modification of device firmware for system access। A firmware exploit attack, B password cracking, C phishing attack और D network scan। नाउ जो भी अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन होते हैं डिवाइसेस पे वो कौन करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। सो ये करता है फिर्मवेयर एक्सप्लॉइट अटैक। क्यों करता है? फिर्मवेयर एक्सप्लॉइट में अटैकर डिवाइस फिर्मवेयर को मॉडिफाई करता है, जैसे कि राउटर फिर्मवेयर हो गया, बायस फिर्मवेयर हो गया। इससे अटैकर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंट्रोल गेन कर सकता है। जो लॉन्ग टर्म जो भी सिस्टम्स होते हैं उसे वो बहुत देर तक उसे एक्सेस कर सकता है। सो द आंसर इज firmware exploit attack। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज 85th, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस ट्रांसफर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब जहां हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अब रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होता है? रिकॉर्ड मेंटेन होता है चेन ऑफ कस्टडी में। नाउ व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी? वी हैव सीन प्रीवियसली
व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी? चेन ऑफ कस्टडी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो रिकॉर्ड करता है एविडेंस किसने कलेक्ट किया, एविडेंस किसने ट्रांसफर किया, एविडेंस किसने एनालाइज किया। इससे एविडेंस टैंपरिंग प्रिवेंट होता है। So students, with this, we have completed the MCQs from unit number 5, Digital Forensics and Ethical Hacking. I hope this lecture helped you understand the concept clearly. Thank you so much. Have a nice day.